नमस्कार सर, आपका नमस्कार। स्वागत है यहाँ पर। कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं भी हैं संस्कृत जगत को लेकर के। सबसे पहला प्रश्न केवल मेरा यही होगा कि भारत से सुदूर अमेरिका में आप आजीवन अध्ययन अध्यापन करते रहे, वहां जाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? और उस समय आप गए जब विदेश यात्रा बहुत आसान नहीं थी, बहुत टफ टास्क था ये किसी भी भारतीय का विदेश जाना और वहां पर सेटल हो जाना। तो इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे घराने में ऐसे तो 5 पीढ़ियों से संस्कृत का अध्ययन हो रहा है। वैसे वो शास्त्री पंडित का घराना नहीं था, लेकिन मेरे परदादी के जो मामा थे वो पहले संस्कृत के प्रोफेसर बने पूना में। 1870 में उन्होंने एमए की संस्कृत में डेक्कन कॉलेज से, और वो संस्कृत पढ़ाने लगे वहां। तब वो लोकमान्य तिलक जी के अध्यापक थे। तो मेरे घर में ये उनकी कथाएं हमेशा सुनाई जाती थी। तो मेरे पिताजी ने भी संस्कृत में बीए किया और बाद में ग्रंथपालन का कुछ कोर्स था, वो करके वो ग्रंथपाल बने। तो उनके सारे जो कॉलेज के क्लासमेट थे वो संस्कृत वाले थे, तो हमारे घर में संस्कृत की चर्चा हमेशा होती रही। तो मैंने भी हाई स्कूल में संस्कृत सीखा। साथ साथ मैं तिलक विद्यापीठ वहां जाके पारंपरिक पद्धति से भी संस्कृत सीखता था, और कॉलेज में मैंने संस्कृत विषय चुना। तो जब मैं एमए करने के लिए पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, तब मेरे जो प्रोफेसर्स थे उनमें प्रधान प्रोफेसर व्याकरण के थे, उनका नाम था एस.जी. जोशी। वो प्रख्यात है, उन्होंने महाभाष्य का अनुवाद किया है और अष्टाध्यायी का अनुवाद किया है। तो ये एस.जी. जोशी मेरे जब प्रोफेसर बने, तब उन्होंने हार्वर्ड में जाके 1950 में पीएचडी की थी। ओहो। हाँ, तो हार्वर्ड में पीएचडी करके वो पुणे वापस लौटे और हमें सिखाते थे। तब उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय पद्धति से संस्कृत का शिक्षण लेना और अमेरिकन पद्धति से शिक्षण लेना, इसमें कुछ अंतर है, और जिनको ये दोनों का फायदा मिलता है उनको वो बहुत अच्छा उन्हें खुद को लगता था। तो ये उनकी इच्छा था कि कुछ उनके विद्यार्थी वो भी वहां जाए और अमेरिकन पद्धति का भी कुछ शिक्षण ले। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तो मैं 1968 में पूना से निकलकर फिलाडेल्फिया में दाखिल हुआ, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, वहां मैं पीएचडी करने के लिए दाखिल हुआ। तो वहां मेरे गुरुजी थे डॉक्टर जॉर्ज कार्डोना। तो इनका भी नाम भारत में भी प्रख्यात है, क्योंकि इन्होंने भारत में आकर भी संस्कृत की पढ़ाई की है खुद की, शास्त्री पंडितों के पास। तो वो ऐसे दोनों पद्धतियों से संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करती थी। तो ऐसे मैं फिलाडेल्फिया में दाखिल हुआ। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, इफ अ संस्कृत स्कॉलर वांट्स टू गो टू स्टडी और टीच ग्लोबली, व्हाट विल बी योर गाइडेंस फॉर देम? हाँ, गाइडेंस तो मेरा पहले ये होगा कि जिससे कोई विदेश में जाके कुछ संस्कृत का रिसर्च करना है, तो पहले ये उसको ये मान्य करना होगा कि विदेशी पद्धतियां अलग होती हैं। कि हिंदुस्तान में वो संस्कृत हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारी भाषाओं की मातृभाषा है, और हमारे संस्कृति का वो स्रोत, संस्कृत से हमारे धर्म का उसे लगाव है। लेकिन जब आप कहीं अमेरिका में, यूरोप में जाते हैं, तब वहां के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए संस्कृत ये एक शैक्षणिक विषय है, वो उनके भावनिक विषय नहीं है।
और संस्कृत का अध्ययन वो जो करते हैं वो इस संदर्भ में करते हैं कि देखो प्राचीन भाषाएं जैसे ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, वैसे एक संस्कृत भाषा है दुनिया की। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करके हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति का भी अध्ययन करना है, भाषा का अध्ययन करके जैसे लिंग्विस्टिक्स जैसा क्षेत्र हो तो जिसे जागतिक भाषाओं का इतिहास जानना है, उसे ये भाषाओं का परस्पर संबंध क्या था वो भी जानने की जरूरत होती है। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र लिंग्विस्टिक्स के जो होते हैं उन्हें जब ऐतिहासिक भाषा शास्त्र सीखना होता है तब संस्कृत भी पढ़ना, ग्रीक और लैटिन, फारसी और पुरानी और जो भाषाएं हैं जैसे हिटाइट भाषा है, इन भाषाओं का अध्ययन करने की बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि किसी एक भाषा का अध्ययन करने से आपको भाषा तत्व का ज्ञान नहीं होता। तो बाहर के जो विद्वान है वो संस्कृत का अध्ययन इस विस्तृत मानसिकता से करते हैं। जैसे मेरे गुरुजी थे कार्डोना, तो इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। तो वहां उनके जो गुरु थे उनका नाम था प्रोफेसर पॉल थीमे। तो पॉल थीमे ये जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने भी बनारस और इलाहाबाद में जाके कुछ शास्त्रीय पंडितों से अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने इतना एनालिटिकल अध्ययन पाणिनि का किया जितना हिंदुस्तान में नहीं होता था। हिंदुस्तान में वो पारंपरिक रीति से होता है लेकिन ऐतिहासिक पद्धति से नहीं होता। तो कार्डोना ने उनसे जो कुछ सीखा वो तो सीख लिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मुझे हिंदुस्तान में जाकर पारंपरिक पद्धति से भी सीखना होगा। तो वो पहले बड़ौदा गए, बड़ौदा में उन्होंने कुछ शास्त्री से सीखा, लेकिन वो आखिर बनारस पहुंचे और बनारस के नजदीक छाता जो देहात है वहां जाकर उन्होंने ऐसे साल भर वहां रहे और एक बड़े पंडित के घर जाके वो संस्कृत भाषा में पढ़ते थे। तो एक साल उन्होंने वहां बिताया। तो वो जब लौटे अमेरिका तब ऐसा उनका एक आविर्भाव था कि जैसे वो पंडित भी हो चुके थे और पाश्चात्य विद्वान भी थे और ये दोनों का संगम उनकी विद्वत्ता में हो चुका था। अद्भुत। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ का कोई छात्र वहाँ पर व्यावसायिक रूप में संस्कृत को अपनाना चाहे तो उसे भाषा विज्ञान आना जरूरी है। उसके अलावा एक आध और भाषा का ज्ञान होना जरूरी है संस्कृत के अलावा व्याकरण की दृष्टि से। हाँ, और कंपैरेटिव में फिलॉसफी वगैरह इन विषयों का तो संस्कृत जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 15 या 20 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो खाली एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में ऐसी है, हार्वर्ड, जहां वो जो डिपार्टमेंट है उसका नाम ही है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज, लेकिन और कहीं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में संस्कृत पढ़ाया जाता है। अब मेरा जो डिपार्टमेंट था शुरू में वो लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट था मिशिगन में, लेकिन 12 साल के बाद उसका कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एक नया डिपार्टमेंट तैयार हुआ, उसका नाम था एशियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। तो उस एशियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में 11-12 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो चीनी, जापानी, कोरियन था, इंडोनेशियन, थाई, वियतनामीज, फिलीपींस ये भी था, और हिंदुस्तानी भाषाओं में 5 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो वैसे संस्कृत और पाली मैं पढ़ाता था, लेकिन हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल और तिब्बती ये भी पढ़ाया जाता था। तो संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र थे
उन्हें और बहुत सारा कुछ सीखने की जरूरत थी उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। खाली संस्कृत पढ़ के उनका काम नहीं हो नहीं सकता। चलता। हाँ, तो उन्हें एक तो मान लीजिए कि मेरे डिपार्टमेंट में बुद्धिज्म के 5 प्रोफेसर थे, क्योंकि हर तरीके का बुद्धिज्म सिखाया जाता था। तो चीनी बुद्धिज्म, जापानी बुद्धिज्म, तिब्बती, थाई बुद्धिज्म और ये हिंदुस्तानी बुद्धिज्म, ये सारा सिखाया जाता था। तो जिसे बुद्धिज्म में पीएचडी करना है उसे कम से कम 2 भाषाएं सीखनी पड़ती थी। तो एक तो मान लीजिए तिब्बती संस्कृत या चाइनीज संस्कृत, जापानीज संस्कृत, ऐसा कुछ अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करना होता था। फिर जो लिंग्विस्टिक्स के लोग आते थे उन्हें लिंग्विस्टिक्स के तरीके से सारा कुछ फोनेटिक्स या सिंटैक्स, हिस्टोरिकल, ये सब पढ़कर उसमें संस्कृत पढ़ के जैसे हिस्टोरिकल उसका क्या होगा ये ऐसा देखना पड़ता था। तो खाली संस्कृत कोई नहीं पढ़ता था। संस्कृत ऐसे किसी दूसरे शास्त्र के संदर्भ में पढ़ती थी। तो कुछ लोग वैसे इतिहास के डिपार्टमेंट से मेरे साथ संस्कृत सीखते थे। उन्हें कौटिल्य पढ़ना था, अशोक के शिलालेख पढ़ना था। उन्हें तो वैसे काव्य नाटक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसी चीजों को पढ़ना था जिनका उन्हें इतिहास के अध्ययन में कुछ फायदा हो। लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स थे वो पाणिनि पढ़ते थे मेरे पास, और बुद्धिज्म के जो छात्र थे वो नागार्जुन पढ़ते थे, वसुबंधु पढ़ते थे, पाली पढ़ते थे। मतलब पूरा इंडोलॉजी का ज्ञान होना संस्कृत के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है यदि वह बाहर जाकर अपनी सेवाएं देना चाहे तो। हाँ। प्रारंभिक। सर, आप विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक सेवा देते रहे। अब सेवानिवृत्ति के बाद अब संस्कृत जगत में आपकी योजना क्या है और भावी योजना क्या है, भविष्य के लिए योजना क्या है? तो अब मुझे मिशिगन में मैंने 45 साल संस्कृत की पढ़ाई की और अध्यापन किया। तो उसके बाद 2 साल तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में मुझे विजिटिंग प्रोफेसर की जगह मिली थी। तो वहां मैं लिंग्विस्टिक्स भी कुछ छात्रों के साथ कुछ अध्यापन वैसे करता था। संस्कृत के भी 1-2 छात्र थे वो आकर पढ़ते थे। तो अब वो भी अब खत्म हुआ। तो आजकल मैं 2-4 चीजें करता हूँ। एक तो स्टैनफोर्ड के जो कोई छात्र ऐसे है जो मैं तो वहां जाता नहीं, लेकिन वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे इंटरनेट के द्वारा मैं हफ्ते में 2 बार उनसे मिलता हूँ। दूसरी एक चीज है कि जैसे एक यहाँ ये भी अचरज की बात है कि एक मराठी मुस्लिम फैमिली है यहाँ, जो स्टैनफोर्ड के पास ही रहते हैं। वो उनका बेटा अब हाई स्कूल में है और उसे भाषा सीखने में बहुत दिलचस्पी है। तो उसने खुद से लैटिन और ग्रीक सीखा है और वो संस्कृत सीखना चाहता है। तो उससे भी मैं इंटरनेट के द्वारा हफ्ते में 1 बार मिलता हूँ। इतना दिलचस्पी से संस्कृत सीखता है, मुझे अचरज लगता है। जिस तरीके से मेरा अध्ययन पुणे में हुआ उससे अलग तरीके मैंने यहाँ सीखे। कि जैसे अब मैं, ये मेरी छात्रा है जो स्टैनफोर्ड की स्टूडेंट है, वो है, उसके साथ मैंने ईशावास्य उपनिषद का शंकर भाष्य पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैंने उन्हें कहा कि अब ये मान लो कि ईशावास्य उपनिषद पर शायद 50 भाष्य लिखे गए हैं। जी जी। हाँ, तो एक भाष्य हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचो कि यही इस उपनिषद का अर्थ है। आपको ये मानना चाहिए कि इस भाष्यकार ने इस उपनिषद का ऐसा अर्थ किया है। लेकिन अब जब शंकर भाष्य पढ़ने के बाद जब आप रामानुज का भाष्य पढ़ेंगे तो कुछ और प्राप्त होगा, और कुछ प्राप्त होगा, और आपको
ये सोचना पड़ेगा कि अब ये दोनों भाष्यकारों ने अलग अलग अर्थ कैसे किया, क्यों किया है। तो ये अर्थ अलग क्यों किया है, इसकी सोच तो आप खुद को करनी पड़ेगी। वो शंकराचार्य आपको नहीं बताएंगे, रामानुजाचार्य नहीं बताएंगे। तो आपको कुछ उन दोनों से दूर होकर खुद को उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसे पाणिनि के बारे में भी मुझे प्रोफेसर थीमे जो थे, मेरे कार्दोनाथ जी के जो गुरु थे, वो भी जब मैं छात्र था फिलाडेल्फिया में, तब 1 साल के लिए वो आए थे और मुझे प्रोफेसर थीमे से पढ़ने का भी मौका मिला। तो वो भी मुझे ये बताते थे कि अब पाणिनि आप पढ़ रहे हो, भट्टोजी दीक्षितों की सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ी, तो शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि उन्होंने जो अर्थ दिया है वही उसका पाणिनि का सूत्र का अर्थ है। लेकिन जब आप काशी का वृत्ति पढ़ोगे, जब और कुछ दूसरी वृत्तियां पढ़ोगे, तब आपके ध्यान में आएगा कि वो कुछ अलग-अलग अर्थ बता रहे हैं। आप जब कात्यायन के वार्तिकों को पढ़ते हैं, तब ऐसे आपके ध्यान में आता है कि पाणिनि के सूत्र के समय जो भाषा थी, उससे भाषा में कुछ परिवर्तन हो चुका है। बिल्कुल। तो कात्यायन देख रहे हैं जिस भाषा को, वो भाषा कुछ थोड़ी सी अलग है और व्याकरण को बदलने की जरूरत है। और पतंजलि के महाभाष्य में भी यही दिखाई देता है कि तब तक भाषा में कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो इसको आपको देखना चाहिए कि ये मानना अब बिल्कुल ठीक नहीं है कि जो एक पाणिनि का अर्थ भट्टोजी दीक्षितों ने बताया वही अर्थ लेकर चलो। पूर्वाग्रह से मुक्त खुले मस्तिष्क के हाँ, साथ हमें अध्ययन कार्य है वहां के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पाणिनि, उदाहरणार्थ पाणिनि की जो भाषा थी, वो पाणिनि का निवास स्थान था शलातुर नगर। तो शलातुर नगर कहाँ था? पेशावर के नजदीक था। और जब पतंजलि भाष्य लिखते हैं तो पतंजलि कहते हैं कि आर्यावर्त में संस्कृत जो बोली जाती है वो प्रमाण है, और वह आर्यावर्त की मर्यादा देते हैं पंजाब से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम, विंध्य से उत्तर और हिमाचल से दक्षिण में। तो देख लीजिए कि पाणिनि का जो नगर था वो अब इस आर्यावर्त में है कहाँ। जिस भाषा का वर्णन पाणिनि ने किया, वो भाषा, उसका अध्ययन आर्यावर्त में होता रहा, लेकिन उस पेशावर के नजदीक की जो संस्कृत भाषा थी, उसकी विशेषताएं पतंजलि को पूरी तरह से मालूम नहीं है, और आर्यावर्त की जो संस्कृत है वो पाणिनि को परिचित नहीं थी पूरी तरह से। तो इन दोनों भाषाओं में जो फर्क है, वो फर्क आपको महाभाष्य में दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्डोना जी ने और पॉल थीमे साहब जी थे हमारे, उनके गुरु के गुरु भी हमारे गुरु हो गए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि पाणिनि की ओर जब आप देखते हैं तो ऐसे देखना शुरू करो। बिल्कुल। तो यही सही दृष्टिकोण भी एक अध्येता का कहा जा सके, जो भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्र और भारतीय संस्कृति इतनी विविधता लिए हुए है कि एक मानस से, एक दृष्टि से हम उसका अध्ययन समग्र रूप से नहीं कर सकते। ये तो यथार्थ है, ये विविधता आएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और अगर मैं कुछ योगदान कर सकूं तो मैं जरूर करूंगा।